जी, आज 7 फरवरी है और आपको मालूम होगा कि 7 फरवरी को सीटेट का इम्तिहान है और था। और इसमें पहली पाली में जो है वो पेपर 2 वाला का इम्तिहान हुआ है, तो उसी का क्वेश्चन पेपर हमारे हाथों में है। आज हम इस क्वेश्चन पेपर को रिसर्च करेंगे और इसको एनालिसिस करेंगे और बताएंगे कि इसका सटीक आंसर क्या है। और मैं जो आंसर बताऊंगा वो बिल्कुल सटीक और विश्वसनीय होगा, चूँकि मैं इसको रिसर्च करके बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले सीडीपी देखते हैं, और हमारे पास जो ये कोड है ये एक्स कोड का क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक्स कोड का क्वेश्चन है और आपका वाई हो सकता है, जेड हो सकता है, तो आप लोग अपने हिसाब से वो मैच कर लीजिएगा। एक्स वाला का हु बहू मैच करेगा, बाद में कि और किसी का हु बहू मैच नहीं करेगा, उसका कहीं कहीं से मैच करेगा। तो आप कहीं कहीं से मिला के आपका ये पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो मैच कीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि अधिगम के निर्देशित खोज आधारित उपागम में, तो कहने का मतलब ये है कि डिस्कवरी अप्रोच ऑफ लर्निंग में बच्चा क्या होते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, ज्ञान का खुद निर्माण करते हैं और उसको ज्ञान रचने का अवसर मिलता है। तो एक का सटीक आंसर क्या होगा, आपको 4 होगा। बाद में कि 1, 2 और 3 ऑप्शन जो है, किसी में बोल रहा है शिक्षक तानाशाह होंगे। जब तानाशाह होगा तो भाई बच्चा खुद मतलब डिस्कवरी करके कैसे सीखेगा। दूसरा क्या बोल रहा है आपको कि टीचर हस्तक्षेप करेगी, तो फिर बच्चा डिस्कवरी करके मतलब सीख नहीं पाएगा। 3 बोल रहा है कि पहले से फिक्स होगा चीज़ें। तो ये सब गलत है, सटीक आंसर 4 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्या करा आपको कि निम्नलिखित में कौन सी रणनीति बच्चों में वैचारिक समझ विकसित करते समय प्रभावी नहीं है। तो वैचारिक समझ मतलब बच्चे में कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को कौन है जो प्रभावी मतलब नहीं कर रहा है, या उससे बच्चे का मतलब कि कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा। तो ज्ञान हो या परिभाषा हो, उसको ज्यों का त्यों रटा देना ये सही नहीं है। बाद में कि और सब ऑप्शन जो है वो सही है। जैसे 2 क्या बोल रहा है, विविध संदर्भ में उदाहरण देना, ये अच्छी बात है। गैर उदाहरण प्रस्तुत करना, ये भी अच्छी बात है। और बच्चे जो है स्वयं उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, ये सब अच्छी बात है। तो 2 का आंसर क्या होगा, आपको ऑप्शन नंबर 1 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। 3 क्या बोल रहा है, देखिए एक सक्रिय बोल रहा है, एक्टिव मिडिल स्कूल बोल रहा है। तो सक्रिय माध्यमिक विद्यालय कक्षा किसके सिद्धांतों पर स्थापित करनी चाहिए। मतलब अगर कोई एक्टिव मिडिल स्कूल है तो उसको किस प्रिंसिपल पर स्थापित करेंगे। नंबर 1 बोल रहा है मनोविश्लेषण, जो होगा नहीं। 2 बोल रहा है व्यवहारवाद, कुत्ता बिल्ली वाला ये सब होगा नहीं, है ना। गत्यात्मक, ये भी होगा नहीं। इसका सबसे बेस्ट आंसर है आपको सामाजिक रचनावाद, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, जहाँ बच्चा समाज से, अपने आस पड़ोस से चीज़ों को देखेगा, सोचेगा, समझेगा, रिसर्च करेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। तो हम लोग फास्ट में करते हैं, ठीक है। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। समानुभूति यह समझने की योग्यता पर निर्भर करती है कि दूसरे की भावनाएं और उनकी भावनाओं के अनुमान के लिए है। बात सही है। समानुभूति क्या है, सहानुभूति क्या है कि आप अपनी भावना या दूसरे की भावना को भी समझेंगे। तो स्टेटमेंट 1 क्या है, ये सही है। चलिए, भावना और संज्ञान एक दूसरे से क्या है, संबंधित नहीं है, ये गलत है। भावना, इमोशन और कॉग्निशन आपस में जुड़ा हुआ है। ये हमने बहुत बार बताया भी है क्लास में कि अगर कोई बच्चा डरपोक है, मतलब वो भावना हो गया, तो वो पढ़ने में कमज़ोर होगा। तो बात सही है। तो कॉग्निशन डेवलपमेंट नहीं होगा। इसका मतलब ये होगा कि इसका आंसर क्या होगा आपको कि ये सही और 2 गलत है, आर गलत है रीज़न। तो इसका आंसर 4 होगा आपको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं कि एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों को रणनीति स्वप्रेरित शिक्षार्थी बनाने में किस प्रकार सक्षम बना सकता है। मतलब एक मिडिल स्कूल के टीचर जो है वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो है स्वप्रेरित मतलब कि सेल्फ मोटिवेट स्टूडेंट बने, वो खुद से चीज़ों को करे। तो इसके लिए कौन बेहतर ऑप्शन है। तो कह रहा सत्र के अंत में परीक्षाएं, ये सब बेकार बात है। छात्रों को उनके अधिसंज्ञान मेटा कॉग्निशन मतलब सोच का सोच और कौशल विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये सही बात है। जब ये बच्चा में मेटा कॉग्निशन जब डेवलप हो जाएगा तो बच्चा सेल्फ मोटिवेटेड रहेगा, ठीक है। पूरे किए गए प्रत्येक कार्य के लिए विभिन्न प्रकार की पुनर्बल मतलब बार बार दोहराना, ये सब सही नहीं है। पाठ्य पुस्तक में दिए गए जो है उसको कॉपी करना सही नहीं है। इसका बेस्ट आंसर क्या आपको 2 नंबर है। 5 का क्या आपको 5 का 2 नंबर होगा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6,
कि निम्नलिखित में कौन सी आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। किसका भाई? आंतरिक अभिप्रेरणा। तो देखिए, दूसरे की प्रशंसा प्राप्त करने के लिए काम करना, तो ये आपको आंतरिक नहीं बाहरी हो गया, बाहरी प्रेरणा हो गया। मतलब बाहरी पुस्तक से विपरीत होना, ये सभी कोई फालतू है ये सब। व्यक्तिगत रुचि या कार्य के आनंद से प्रेरित अभिप्रेरणा, मतलब कि अपने इंटरेस्ट के मुताबिक बच्चा काम कर रहा है, तो वो जो है इंटरनली मोटिवेट है, इसलिए वो अपने रुचि के हिसाब से वो काम कर रहा है और काम करने में वो मज़ा ले रहा है। ठीक है, इसका बेहतर आंसर क्या आपको 3 नंबर होगा। ये कंपटीशन हुआ सब होगा नहीं, कंपेरिजन होता नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित प्रश्न में किस बहस पर प्रकाश डाला गया है। तो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में जो है किस बहस पर प्रकाश डाला गया है। चलिए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का, कि क्या कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से सॉरी यहाँ से शुरू है कि क्या किसी व्यक्ति या जैविक रूप से निर्धारित जेंडर अपने साथ वे सभी विशेषताएं लाता है जो कि किसी सामाजिक रूप से निर्मित जेंडर को परिभाषित करता है। मतलब कोई अगर जैविक रूप से निर्धारित जेंडर है, वे अपने साथ में वो सब विशेषता लाएगा जो सामाजिक रूप से भी निर्मित होता है। क्या ये सही है? तो आप देखिए ये किस पर, मतलब किस, यहाँ पे आपको जैविक का बात भी बोला, यहाँ पे आपको सामाजिक का बात भी बोला, तो ये बात जो है किस ऑप्शन में कह रहा है। तो योग्यता अटल वृद्धिशील होती है, तो ये गलत है। योग्यता अटल होता है और वृद्धिशील ऐसा गलत है। जब भाई योग्यता अटल होगा तो वृद्धिशील कैसे होगा? ठीक है, हमने बताया आपको इंट्यूटिव व्यू ऑफ एबिलिटी जो ये सब गलत होता है, नेगेटिव बात होता है। अब देखिए जैविक प्रकृति होता है और सामाजिक क्या होता है, परिवेश क्या होता है, परिवेशीय होता है। तो बेहतर आंसर क्या आपको 2 है। विकास निरंतर होता है, तो ये किसी और सेंस में है, ये जो है मतलब कि हमेशा बच्चा का विकास होता रहा उस सेंस में है, तो ये सब जो है किसी और सेंस में आंसर है। लेकिन क्वेश्चन के सेंस में आंसर क्या होगा आपको 2 नंबर होगा, 7 नंबर का 2 नंबर आंसर होगा। चलिए 8 में आते हैं। तो डैश के दौरान एक प्रमुख विकासात्मक कार्य व्यक्तिगत यौन और व्यावसायिक पहचान की खोज में। तो बच्चे किस उम्र में जो है वो जो है मतलब कि उसका काम जो होता है व्यक्तिगत और जाके यौन और उसका व्यावसायिक पहचान, मतलब शादी ब्याह बिजनेस इन सब बातों में खोया रहता है। तो ये भाई ये जाहिर सी बात है, किशोरावस्था का खासियत है। तो इसका आंसर क्या होगा आपको 8 का क्या होगा, 8 का आपको आंसर 4 होगा। चलिए अब आते क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। 9 क्या कह रहा है कि इसमें भी कथन है, पढ़िए कथन को। चलिए 9 नंबर में कथन पढ़ते हैं कि कथन 1, बच्चे समाज के मूल्यों और मानदंडों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सीखते हैं। सही बात है। जैसे हम लोग में सामाजिक जो भी चीज़ आया है, सामाजिक जो भी रीति रिवाज कस्टम आया है, वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से आया है। या तो हम लोग त्यौहार में शादी ब्याह में इन्वॉल्व हो करके, या फिर न भी इन्वॉल्व हुए तो भी वो चीज़ हम लोग में आ गया है। तो ये सही बोल रहा है कथन 1, क्या बोला आपको, सही बोल रहा है। अब कारण में आते हैं। कारण क्या है, समाजीकरण समाज के रीति रिवाजों और अनुष्ठान को पारित करने की एक सरल प्रक्रिया। सही बात है। समाजीकरण क्या है, जहां हमको आसानी से जो है कस्टम्स, जो रिचुअल्स, वो सब हम लोग एडॉप्ट कर लेते हैं। तो ये भी सही है। तो हमने आपको कहा भी था कि जब दोनों सही है तो आप लोग आंख बंद करके मार दिए किसमें, व्याख्या कर रहा है, लेकिन यहाँ व्याख्या कर भी रहा है। देखिए आखिरकार हम लोग में ये जो है सामाजिक मूल्य या मानदंड जो है अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से कैसे आता है, इसी के माध्यम से आता है, इसी रीति रिवाज, इसी अनुष्ठान के माध्यम से आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों सही भी और व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, चलिए अब आते क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। 10 क्या बोल रहा है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में कौन सी क्षमता औपचारिक संक्रियात्मक सोच को मूर्त संक्रियात्मक सोच से अलग करता है। मतलब कौन, जीन पियाजे के अनुसार कौन है जो फॉर्मल ऑपरेशनल को कॉन्क्रीट ऑपरेशन से अलग करता है। तो प्रतीकात्मक खेल, चलिए प्रतीकात्मक खेल नहीं होगा, इसलिए कि ये आपको प्री ऑपरेशनल का ये बात है। चलिए ये जो है संरक्षण, चलिए ठीक है ये इसका है, ये मानते हैं, लेकिन इसको पेंडिंग में छोड़ दीजिए, क्यों बाद में बताते हैं। वस्तु अस्थायित्व जो है ये सेंसरी मोटर का खासियत है। अब इसका आंसर आपको 2 क्यों होगा, चूँकि अमूर्त दोनों में आता है, वो मूर्त संक्रियात्मक में भी आता है, जाके औपचारिक में भी आता है। कैसे, अगर वस्तु को सामने देख करके, सामने देखने पर जब बच्चा अमूर्त तर्क करता है
तब वो बच्चा मूर्त संक्रियात्मक होता है। और जब वस्तु सामने न हो तो भी बच्चा अमूर्त तर्क कर लेता है, तो बच्चा वो औपचारिक संक्रियात्मक में होता है। इसका मतलब ये है कि दोनों में जो है अंतर है वो ये शो कर रहा है। कौन? ऑप्शन नंबर 2। तो 10 का क्या होगा आपको? ऑप्शन 2 होगा। चलिए 11 में आते हैं। जीन पियाजे की एक महत्वपूर्ण आलोचना यह है कि वह विकास पर डैश डैश के प्रभाव का पर्याप्त रूप से विचार मतलब समर्थन नहीं करता है या विफल थे उसमें। तो भाई उन्होंने विकास में क्रिया एक्टिविटी को माना है, परिपक्वता को माना है। क्या बोला है कि जब बच्चे का उम्र होगा तो बच्चा सीख भी लेगा, ये बात भी कहा है। अनुभव को भी उन्होंने स्थान दिया है। उन्होंने संस्कृति को स्थान नहीं दिया। संस्कृति को स्थान किसने दिया है? तो वाइगोट्स्की ने दिया है। किसने दिया भाई? वाइगोट्स्की ने दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं हम लोग। 12 क्या बोल रहा है आपको? देखिए, निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित युग्म है? तो सही कौन है? ये आपको जो है कोहलबर्ग के थ्योरी से लिया गया है, नैतिकता का सिद्धांत। तो सामाजिक अनुबंध और दूसरे की धारणा पर ध्यान। जब बच्चा सोशल कॉन्ट्रैक्ट में है तो वो बच्चा किसी और के मतलब कि बातों का ख्याल क्यों रखेगा? किसी और की बातों का ख्याल जो है बच्चा मतलब कि वो आपको रखेगा जब वो गुड गर्ल गुड बॉय या फिर आपको क्या बोलते हैं अदला बदली की भावना सब जो होती है, जहाँ पर डर या फिर ये यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो पहला जो है आपको है प्री कन्वेंशनल में ये खासियत आएगा, और ये खासियत जो है ये पोस्ट कन्वेंशनल का है। ठीक है, तो मैच तो कर नहीं रहा। 1 नंबर। 2 में आते हैं। 2 क्या बोल रहा है? दंड और आज्ञाकारिता उन्मुखीकरण, बुरे परिणाम से बचना। सही बात है, ये सही है। बच्चा क्या करता है कि दंड और आज्ञाकारिता में बुरे परिणाम से यानी कि मार से बचने की कोशिश करता है। ये तो सही बात बोल रहा है। अच्छा लड़का अच्छी लड़की ये मैच नहीं कर रहा। और कानून व्यवस्था में जो है बोलता सामाजिक न्याय के कानून का ये रहता है, ये आपको एक बात कर रहा है पोस्ट कन्वेंशनल का, ये बात कर रहा है आपको कन्वेंशनल का। इसीलिए ये सब ठीक नहीं है। इसका 12 का आंसर जो है वो आपको 2 ही सही है। चलिए, जीन पियाजे और ले वाइगोट्स्की के दृष्टिकोण में कौन सी मान्यता समान है? दोनों में जो है ये समानता है कि बच्चे अर्थ निर्माण की प्रक्रिया में शामिल होते हैं, मतलब बच्चे की एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं, ये दोनों ये बात मानते हैं, तभी बच्चा सीख पाता है। ठीक है, चलिए 13 का आंसर क्या आपको 2 नंबर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। 14 क्या बोल रहा है? ठीक है, कि लेव वाइगोट्स्की ने प्रस्तावित किया था। क्या किया था प्रस्तावित? कि बच्चे में क्षमता बहुत होती है। सही बात है। वे कार्य में शामिल होते हैं जिन्हें वे दूसरे के सहयोग से कर सकते। सही बात है। बच्चे में क्षमता काफ़ी होता है और इसमें 2 स्टेज होता है। एक जहाँ बच्चा खुद से काम कर सके और एक स्टेज जहाँ बच्चा खुद से नहीं बल्कि किसी के सहयोग से काम करता है। ठीक है, तो ये सही बात बोला। ये बच्चे अनियंत्रित पैदा होते हैं, ये गलत है। बच्चे की सोच वयस्कों से मात्रात्मक रूप से भिन्न होती है। ये दोनों बात जो है ये दोनों बात आपको जीन पियाजे ने बोला है। तो हमको पूछा है किसके अनुसार? ले वाइगोट्स्की के अनुसार। तो इसका आंसर क्या होगा आपको? 14 का 1 ऑप्शन होगा। चलिए अब आते क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। 15 क्या बोल रहा है? इसमें कथन है, अभी कथन पढ़िए। बुद्धि परीक्षण और विस्तारित अवलोकन के संचालन का उद्देश्य बच्चों की विशिष्ट आयाम और क्षमता में तुलना करना होता है। मतलब बुद्धि परीक्षण जो करते हैं वो इसलिए करते हैं ताकि बच्चा को दूसरे बच्चा से कंपेयर कर सके कि कौन तेज है कौन भूसगोल है। तो ये कथन क्या है? गलत है। बुद्धिमत्ता एक जन्मजात क्षमता और इसे पोषित नहीं किया जाता। मतलब जो बच्चा अगर वो शुरू में मतलब कि अगर वो भूसगोल पैदा हो लिया है तो वो ज़िंदगी में भूसगोल रह जाएगा, ये बात कर रहा है। ये भी गलत है। अगर उसको माहौल अच्छा मिलेगा तो बच्चा तेज बन सकता है। अब कोई बच्चा तेज, देखिए बच्चा भूसगोल और तेज पैदा नहीं होता है, वो माहौल से भूसगोल तेज बनता है। तो इसका मतलब है कि दोनों गलत हैं। जब दोनों गलत है व्याख्या काहे करेगा? ये नहीं करेगा व्याख्या। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। एक शिक्षिका जो अपने माध्यमिक स्कूल की कक्षा में सचेत रूप से सभी जेंडर, देखिए सभी जेंडर बोल रहा है, सभी जेंडर के वैज्ञानिक के उदाहरण लेती है, वो कोशिश कर रही है जेंडर स्थिरता। देखिए जेंडर स्थिरता होगा नहीं। जेंडर स्थिरता मतलब ये होगा कि भाई लड़की जो है वो लड़की वाला काम करे, लड़का लड़का वाला काम करे, ऐसा कोई बात यहाँ बोल नहीं रहा है। जेंडर रूढ़िवादी को तोड़ रहा है, ये सही है। भेदभाव वाला बात भी नहीं है, न पहचान वाला बात है। यहाँ क्या होगा इसका आंसर? 16 क्या आपको 2 होगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में हम लोग आते हैं। ये 17 क्या बोल रहा है, ये मक्खी पीडीएफ में बैठा हुआ है पहले से, पीछा नहीं छोड़ रहा मक्खी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं। अभिकथन ए, सभी लड़कियां मेहनती और ईमानदार होती है जबकि लड़के बुद्धिमती और रोबदार होते हैं। देखिए ये कथन जो है, ये कथन यानी कि जेंडर बायसनेस झलकता है इस कथन से। इस कथन से रूढ़िवादिता वाला सोच मतलब झलक रहा है, तो ये कथन गलत हो जाएगा आपको। दो विशिष्ट जैविक मस्तिष्क लड़कियों लड़कों में शारीरिक और संज्ञानात्मक कौशल के साथ साथ व्यक्तिगत स्वभाव में भी मतभेद होता है। मतलब ये कह रहा है कि लड़की लड़का के पास में अलग अलग बुद्धि होता है, दोनों में शारीरिक अंतर भी होता है, मतलब कि संज्ञानात्मक जिस्मानी तौर पे तो अलग होता है, बोलता बौद्धिक तौर पे भी अलग होता है और स्वभाव भी अलग होता है। तो ऐसा कोई बात नहीं है ना। ये भी कथन गलत है, दोनों कथन गलत है। जब दोनों कथन गलत है तो व्याख्या कभी नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 18, विद्यार्थी के सीखने की प्राथमिकताओं में व्यक्तिगत भिन्नता को किस रूप में दिखाया जाना चाहिए। अगर बच्चा चीज़ों को सीख रहा है तो उसमें जो है व्यक्तिगत भिन्नता को कैसे देखेंगे आप। विविधता को सम्मान, सही बात है, ये वाला ये सही है। उसका क्या बोल रहा है, और सब बात जो है वो बोल रहा है, क्या कहीं बोला मानदंड करना सम्मान, कहीं पे कुछ बोल रहा है। तो क्या हो सही आंसर का 18 का 1 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं, थोड़ा फास्ट में करते हैं, वीडियो बेसी लंबा ना हो जाए। वह आकलन जो किसी विद्यार्थी के प्राप्तांक अंकों को अन्य विद्यार्थी के औसत प्रदर्शन से तुलना करने के लिए किया जाता है। देखिए बच्चा जो अंक प्राप्त किए हैं उसको विद्यार्थी के औसत अंक से अगर तुलना करते हैं तो इसको बोलते हैं हम लोग मानक संदर्भित बोलते हैं, ठीक है। और जब बच्चा खुद अपने पिछले अंक से उसको तुलना करेगा तो वो आपको आत्म संदर्भित हो जाएगा, ठीक है। और जब बच्चा जो है मतलब कि एक फिक्स होता है कि चलो भाई इतना मार्क्स लाना है, अगर उससे तुलना करेंगे तो वो आपको मानदंड संदर्भित हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब 19 का आंसर जो है वो कौन है, 4 है। क्या होगा 19 का आंसर आपको 4 होगा। क्या होगा 19 का आंसर 4 होगा। चलिए 20 में आते हैं। देखिए जो लोग बोलते हैं ना सीटेट आसान है, देखिए क्वेश्चन है यहाँ स्टेटमेंट 4 गो, फिर बाद में ऑप्शन दिया है, पगला देगा। और जाके वक्त उतना ही देता है, 2.5 घंटा देता है, बढ़ाता वही नहीं वक्त को। चलिए क्वेश्चन नंबर में आते हैं हम लोग, 20 में आते हैं। कक्षा आकलन के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। किसके बारे में, कक्षा आकलन के बारे में। तो आकलन को छात्रों की अध्ययन करते समय संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को प्रभावित करती है। बात है, अगर बच्चे का आकलन कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, बच्चे का संज्ञानात्मक प्रक्रिया प्रभावित होगा, मतलब उसमें चेंजिंग आएगा। अगर वो बच्चा तेज नहीं पढ़ने में तेज होगा, बेहतर होगा, ठीक है। ये सब कहने का सेंस ये सही है। आकलन को अपने आप में सीखने के अनुभव के रूप में काम करना चाहिए, सही बात है। आकलन से क्या होता है, बच्चा सीखता है, बच्चे में जो कमी होता है कमी को दूर करता सीखता है। और आकलन को छात्रों के सीखने के लिए डर और तनाव पैदा करना, ये तो होगा नहीं। आकलन मानकीकृत होना चाहिए, ये भी नहीं होगा। तो कौन होगा, 1 और 2 सही है। तो 1 2 कौन ऑप्शन में सही है, 3 में है, तो आंसर क्या होगा, 3 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में आते हैं। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थी के उच्च स्तरीय आलोचनात्मक और विश्लेषणात्मक चिंतन कौशल को बढ़ावा देगा। देखिए बच्चों में उच्च स्तरीय आलोचनात्मक और विश्लेषणात्मक चिंतन को बढ़ावा देगा। कौन सवाल, कौन ऑप्शन, अखबार का लेख पढ़े और एक उपयुक्त शीर्षक के बारे में सोचिए। चलिए ठीक है, यही ठीक है। एक ही घटना को दर्शाने वाले 2 अखबार के लेख में निहित मान्यता की पहचान कर दीजिए, ये ज़्यादा ठीक है। क्योंकि यहाँ एक अखबार पढ़ रहा है ऑप्शन नंबर 1 में, और उसमें एक शीर्षक चूज कर रहा है। और उससे ज़्यादा बेहतर क्या है कि एक ही घटना पर 2 अखबार को पढ़ रहा है और उसमें क्या क्या बात लिखा, वो सब बात उस बात को बच्चा क्या कर एनालिसिस कर रहा है। तो यहाँ पर बच्चा में चिंतन कौशल हाई लेवल पे होगा। तो बेहतर आंसर क्या है, वो 2 है। 1 से बेहतर कौन है, 2 है। और 3 4 तो बकलेर वाला ऑप्शन है, हटाइए। तो 21 का क्या हुआ आपको आंसर, 21 का 2 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं। 22 क्या करा आपको कि खराब लेखन क्षमता वाले छात्रों को अक्सर उनके शिक्षकों द्वारा बौद्धिक रूप से अक्षम के रूप में चित्रित किया जाता है। सही बात है, ये सही है कि जिस बच्चे का राइटिंग खराब होता है अक्सर टीचर ये सोचते हैं कि बच्चा जो है भुसगोल है, कमज़ोर है, उसका IQ अच्छा नहीं है। जबकि
राइटिंग का संबंध जो है बौद्धिक से होता नहीं है, उसके कॉग्निशन से उसका संबंध कुछ नहीं है। वो शुरू में बचपन में राइटिंग करने का ऑप्शन नहीं मिला होगा, या बेहतर वो मतलब कि लिखा नहीं होगा शुरू में, तो इसलिए उसका ऐसा है कंडीशन है। तो ये आपको क्या है, ये सही है। शिक्षक में अंतर्निहित पूर्वाग्रह होते हैं, सही बात है। हर टीचर में क्या होता है, एक पूर्वाग्रह होता है, और छात्रों के सीखने के व्यवहार के बारे में धारणा रखते हैं कि जो छात्र के विकास को प्रभावित करते हैं, सही बात है। आखिरकार शिक्षक में ये धारणा पहले था ना कि अगर राइटिंग खराब है तो मतलब बौद्धिक रूप से कमज़ोर है, तो ये बात भी सही है, ये भी सही है। और देखिए ये बात जो है, ये बात को यहाँ पे खुलासा किया जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि दोनों सही है, और ये व्याख्या भी कर रहा है। क्या होगा आंसर आपको, 22 का 2 होगा। 23 में आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कक्षा में विविधता को बढ़ावा देने के लिए एक तरीका नहीं है, मतलब कौन ऐसा ऑप्शन है जो डाइवर्सिटी को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा। तो अलग अलग पृष्ठभूमि और संस्कृति के व्यक्ति के साथ बातचीत यहाँ पर है, डाइवर्सिटी है। हमको क्या बोला, कौन नहीं, वो ढूंढना है। पाठ्यक्रम में विभिन्न दृष्टिकोण और अनुभव को शामिल करना, यहाँ भी डाइवर्सिटी है। विद्यार्थियों को उनकी अनूठी पहचान और संस्कृति को व्यक्त करने के लिए कहना, ये भी ठीक है। विद्यार्थी की पृष्ठभूमि और संस्कृति के आधार पर पूर्वाग्रह के अनुसार मतलब व्यवहार करना, तो यही क्या है, यही आपको सही नहीं है। तो 23 का आंसर क्या होगा आपको, 23 का आंसर आपको 4 होगा। ठीक है, हमसे पूछा कौन नहीं है, 1 2 3 4, 1 2 3 सही है, 4 सही नहीं है, तो ना का आंसर ना में देना है, और हाँ का आंसर हाँ में देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं हम लोग। 24 में आते हैं। निम्नलिखित में से अधिगम अक्षमता इसके कारण होने वाली चुनौती का मेल है, मतलब कौन है जो अधिगम अक्षमता है, और इस अधिगम अक्षमता से बच्चों में कौन सी जो है चुनौती का सामना उसको करना पड़ेगा। तो बोल रहा है क्या, गति समन्वय, मतलब कि डिस्प्रेक्सिया। देखिए डिस्प्रेक्सिया है, यहाँ दिया हेयरिंग और देखिए टॉकिंग दिया है, जबकि इसमें डिस्फेजिया, ये आपको अफेजिया में होगा, अफेजिया और डिस्फेजिया में होगा ये बात, तो ये मैच नहीं कर रहा। कौन, 1 नंबर। डिसकैलकुलिया यहाँ रीडिंग में दिया है, पढ़ने में दिया, जबकि ये मैथ से होगा जुड़ा हुआ, ये भी सही नहीं है। डिसग्राफिया, हम फाइन मोटर, सही बात है। डिसग्राफिया क्या होगा, आपको बच्चों को लिखने में क्या होगा, दिक्कत होगा, ठीक है, और वर्तनी उसकी प्रभावित होगी, ये सही है। और पठन वैकल्प में दिया आपको ये मैथमेटिक्स के बारे में, तो ये गलत है। तो 1 भी गलत है, 2 भी गलत है, और 4 भी गलत है। सही कौन है, 3 नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। देखिए स्वालीन विकार, हमने बताया था, एक बताया था आपको ASD और एक बताया था ADHD। ASD क्या होगा, आपको भीतर घुनना होगा, ये बच्चा किसी से बातचीत नहीं करेगा, बात भी करेगा तो आँख चुरा के बात करेगा। और ये ADHD जो होगा, ये बच्चा बहुत चंचल होगा, इसका बार बार मूड चेंज हो जाएगा, ये अस्थिर होगा। तो हमको पूछ कौन रहा है, स्वालीन चिंतन के बारे में। तो स्वालीनता से जूझ रहे विद्यार्थी में आसानी से होती है, गतिविधि के बीच तेजी से बदलाव नहीं, ये होगा आपको ADHD वाला में होगा। अजनबी के साथ संवाद, भाई ASD बच्चा जो है बातें नहीं करेगा, ये मुचरवा होगा। और बातचीत के दौरान आँख का संपर्क नहीं, ये आँख चुरा के बात करेगा। हाँ, परिचित और पूर्वनिवेश, मतलब कि एक ही जैसा व्यवहार करना, कहीं पर हाथ थपथपा रहा था, हाथ थप 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 कर रहा है, टेबल खट खट खट, कुछ मतलब जो काम कर रहा है वो कर रहा है, कंटिन्यू कर रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, आपको 4 नंबर होगा, 25 का 4 होगा। प्रतिभाशाली बच्चों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए प्रतिभाशाली बच्चे में जिज्ञासा की भावना कम होती है, नहीं गलत है भाई, जिज्ञासा बहुत होता है इसमें। तो ना का आंसर क्या होगा, ना होगा। इसका 26 का आंसर क्या होगा, 1 होगा बाद में, और सब ऑप्शन ठीक है। विद्यार्थी द्वारा स्वयं का त्रुटि विश्लेषण, अगर बच्चा खुद का एनालिसिस करता है तो क्या है, विद्यार्थी के लिए अधिगम को स्मृति में बनाए रखने में सहायता करने से बात है। अगर बच्चा खुद का त्रुटि विश्लेषण करता है तो वो चीज़ जो है बच्चों को काफ़ी लंबे टाइम तक वो याद रहेगा, और बच्चे को सीखने में वो सहायक भी है। देखिए हर जगह स्मृति गलत नहीं होगा, ठीक है, तो आपको सोच के मारना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या होगा आपको, 27 का आपको 27 का आंसर आपको 1 होगा। बाद में क्या बोल रहा है कि अगर बच्चा खुद का एनालिसिस कर रहा है तो वहाँ पर अधिगम का फासला बढ़ जाएगा, गलत है। बाधा होगा, गलत है। निरर्थक है, गलत है। तो बेहतर क्या आपको 27 है, 27 का आपको 1 है। चलिए अब आते हैं अंतिम क्वेश्चन सब में आते हैं, क्या बोल रहा है सब क्वेश्चन।
28 में आते हैं। देखिए हमने क्लास में बताया था, एक होता है घोषणात्मक ज्ञान, एक होता है प्रक्रियात्मक ज्ञान। घोषणात्मक ज्ञान मतलब किसी चीज़ के बारे में जानना, सिर्फ जानना, ओनली जानना, मतलब कि नोइंग अबाउट ग्रामर। तो किसी चीज़ के बारे में सिर्फ जानना वो घोषणात्मक ज्ञान हो गया। अब प्रक्रियात्मक ज्ञान उसका इस्तेमाल करना, जैसे टेंस, वॉइस, नरेशन यानी संज्ञा और सर्वनाम के बारे में आपको नॉलेज है, ज्ञान है, तो वो घोषणात्मक हो गया। लेकिन जब आप संज्ञा और सर्वनाम का इस्तेमाल करना जान रहे हैं तो वो प्रक्रियात्मक हो गया। तो इसका बेस्ट आंसर क्या होगा? 4 नंबर होगा, है ना। यूज करना, कार्यविधि के उन्मुख आमतौर पर, है ना, प्रोसेस, प्रक्रिया। चलिए, ये क्वेश्चन हमने लास्ट में बच्चों को बोला भी था कि इसको थोड़ा कर लीजिएगा, ये हमने काफ़ी जोर दिया था कि इसको आप लोग कीजिए, क्वेश्चन आ सकता है। जिन विषय वस्तु को मौजूदा संज्ञात्मक संरचनाओं के विस्तार या संशोधन की आवश्यकता होती है उन्हें सीखने के, देखिए अगर आप जिन विषय वस्तु को मौजूदा संज्ञात्मक संरचनाओं के विस्तार या संशोधन की आवश्यकता होती है तो उसमें आपको सीखने में थोड़ा लंबा टाइम लगता है और वो लंबे टाइम तक याद रहता है, तो लंबा लंबा ये 2 होगा आंसर। चलिए लास्ट बल फास्ट में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। शिक्षक को बच्चों को ऐसे प्रश्न पर ध्यान केंद्रित करने के लिए करना चाहिए, तो इसका देखिए इसका आंसर आपको 2 होगा, ठीक है। चलिए ओके, अब हम लोग SST में आते हैं। चैनल को आप लोग लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, पहली बार बोल रही बात हम।